कल तक हमारा जो चतुर्थ अध्याय है उसका प्रथम आनेक लंबा है। आज उसका तीसरा दिवस है और आज उसका अंतिम रूप से समापन हो जाएगा। ठीक है। तो विराट उसका विषय बिंदु है और आनेक का नाम है राज्य विभाग। पर राज्य की शासन नीति बहुधा आधीन राष्ट्र की प्रकृति पर निर्भर होती है। आधीन राष्ट्र 4 प्रकार के होते हैं: व्याघ्रक, हस्तिक, महिषक, सुरभिक। विराट की शेषांश मात्रा के आधिक्य के कारण जिस राष्ट्र का शासन कठिन होता है, जिसको अपने वश में रखने के लिए व्यय बहुत करना पड़ता है किंतु लाभ उससे कुछ भी नहीं होता है, उसको व्याघ्रक राष्ट्र कहते हैं। व्याघ्रक राष्ट्र से कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करता है, उसकी प्रकृति के अनुरूप शासन उसमें चलता है। ऐसा राष्ट्र हमेशा स्वतंत्र हो जाने की चिंता करता है। एक बार स्वतंत्र होने से फिर उसको बंधन में डालने का कोई यत्न नहीं करता। विराट की शेषांश मात्रा की न्यूनता के कारण जिस राष्ट्र का शासन कठिन नहीं होता, जिसको अपने वश में रखने के लिए व्यय बहुत करना पड़ता है किंतु लाभ उससे बहुत कम होता है, उसको हस्तिक राष्ट्र कहते हैं। हस्तिक राष्ट्र में अनुनय और प्रलोभन से कुछ काम लिया जा सकता है, उसके सुख का ध्यान रखकर शासन हुआ करता है। ऐसा राष्ट्र कुछ समय के पश्चात स्वतंत्रता के रस को भूल जाता है। क्रोधवशात कभी कभी स्वतंत्र होने का यत्न करता है। एक बार स्वतंत्र होने पर भी उसको फिर अनेक उपायों से बंधन में डालने का यत्न किया जाता है। विराट की शेषांश मात्रा का लोप हो जाने के कारण जिस राष्ट्र का शासन सुकर होता है, जिसको अपने वश में रखने के लिए व्यय और श्रम करना पड़ता है और तदनुसार लाभ भी होता है, उसे महिषक राष्ट्र कहते हैं। महिषक राष्ट्र में प्रलोभन और ताड़न से बहुत काम लिया जाता है, उसकी आजीविका का ध्यान रखकर शासन हुआ करता है। ऐसा राष्ट्र कभी स्वतंत्र होने का यत्न नहीं करता और न अपने आप बंधन का आवाहन करता है। विराट की शेषांश मात्रा के नष्ट हो जाने के कारण जिस राष्ट्र का शासन अत्यंत सुकर होता है, जिसको वश में रखने के लिए कुछ व्यय और श्रम नहीं करना पड़ता और जिससे अनायास अनेक प्रकार के लाभ भी होते हैं, उसको सुरभिक राष्ट्र कहते हैं। सुरभिक राष्ट्र से अनायास सब प्रकार के काम लिए जाते हैं, बिल्कुल उपेक्षा और अवहेलना करके शासन किया जाता है। ऐसा राष्ट्र स्वतंत्रता को देखकर डरता है और वह अपने आप बंधन का आवाहन करता है। चाहे किसी प्रकार का राज्य हो, सबके उद्भव, स्थिति और प्रलय का मूल कारण एकमात्र विराट है। जब जाति में विराट स्वस्थ होता है तो राज्य भद्र के रूप में होता है, जब विराट अस्वस्थ होता है तब राज्य भ्रष्ट के रूप में होता है। जब विराट नष्ट हो जाता है तो राज्य परकीय के रूप में होता है। जब नष्ट हुए विराट की शेषांश मात्रा कुछ अधिक होती है तो वे राज्य गोदुक रूप में होते हैं। जब नष्ट हुई विराट की शेषांश मात्रा न्यून होती चली जाती है तो राज्य भी गोदुक से महिषदुक, महिषदुक से विषयसित्रक और विषयसित्रक से व्याधक में परिवर्तित होता रहता है। अब मीमांसा इस बात की है कि कौन राज्य सबसे श्रेष्ठ है और कौन सबसे निकृष्ट। साधारणतः व्याधक राज्य सबसे निकृष्ट समझा जाता है, किंतु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि बहुधा यह देखा गया है कि जिसको प्रवाह के अनुकूल बहे चले जाने का अभ्यास पड़ जाता है, वह प्रवाह के प्रतिकूल तैर ही नहीं सकता। बराबर की रगड़ से निस्तेज काष्ठ में भी अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, किंतु बिना ठूसी हुई अग्नि में भी भस्म भर जाता है और बिना उत्तेजित किए मनुष्य में भी तामस भर जाता है। अतः द्रौमुषायण राज्यों में व्याधक राज्य उतना अनर्थकारी नहीं होता जितना विषयसित्रक। अतः विषयसित्रक राज्य सबसे निकृष्ट होता है और द्रौमुषायणक राज्य की अपेक्षा दत्रिमक राज्य श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि द्रौमुषायणक राज्य का अर्थ वैपर्य होता है समस्त शासित जाति से, किंतु दत्रिमक राज्य का अर्थ व्यापार होता है शासित जाति के कुछ व्यक्तियों से।
द्रवमुषायणक राज्य को भरण करना होता है अपनी समस्त जाति का, किंतु दत्रिमक राज्य को केवल कुछ व्यक्तियों का। द्रवमुषायणक राज्य का प्रजा से सदा अर्थ वैपर्य रहता है, किंतु दत्रिमक राज्य का प्रजा से कुछ कुछ और बहुत कुछ अर्थैक्य हो जाता है। द्रवमुषायणक राज्य में प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, किंतु दत्रिमक राज्य में वह शासक जाति में विलीन हो जाती है। द्रवमुषायणक राज्य में शासित जाति को अर्थातिसार हो जाता है, किंतु दत्रिमक राज्य में ऐसा नहीं होता। द्रवमुषायणक राज्य में शासित जाति की स्वराज्य प्राप्ति की कोई संभावना नहीं रहती है, किंतु दत्रिमक राज्य में ऐसी संभावना रहती है, जैसा कि पहले दिखलाया जा चुका है। दत्रिमक राज्यों में महिषदुख की अपेक्षा गोदुख श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस राज्य में राज्य और प्रजा के बीच शांति और विश्रम्भ महिषदुख की अपेक्षा अधिक होता है। अतः पर राज्यों में विषयचित्रक सबसे निकृष्ट और गोदुख सबसे श्रेष्ठ होता है। हमारे आचार्यों के अनुसार सबसे श्रेष्ठ पर राज्य की अपेक्षा सबसे निकृष्ट स्वराज्य अभीष्ट समझा जाता है। पर राज्य में शासित जाति में चिति वैपर्य होती है। चिति वैपर्य से उसमें विराट वैपर्य भी हो जाता है, किंतु शासक जाति के चिति और विराट स्वभावतः प्रबल होते हैं और शासित जाति के चिति और विराट स्वभावतः क्षीण हुआ करते हैं। अतः इन प्रबल चिति और विराट से शासित जाति के चिति और विराट आक्रांत होकर त्वरित गति से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। चिति और विराट के नष्ट भ्रष्ट होने से जाति की वही दशा होती है जो चैतन्य और प्राण के नष्ट होने से व्यक्ति की होती है, किंतु स्वराज्य के निकृष्ट रूप में भी राज्य और प्रजा के बीच चिति और विराट वैपर्य नहीं होता। पर राज्य के सबसे उत्तम रूप में भी शासित जाति के विराट के पुनरुदय के अनेक प्रतिकूल कारण उपस्थित हो जाते हैं। अतः शासित जाति का पुनरुदय दिन प्रतिदिन कठिन होता जाता है, किंतु स्वराज्य के सबसे निकृष्ट रूप में भी विराट के पुनरुदय की संभावना बनी रहती है। अतः उसके पुनरुदय की भी आशा रहती है। स्वजातीय कुराज्य का अर्थ वैपर्य होता है अपनी जाति के महत्वाभिलाषी जन से, किंतु पर जातीय सुराज्य में शासित जाति का अर्थ वैपर्य होता है शासित जाति के गुणवान मनुष्यों से। पर राज्य में परभाषा पर साहित्य के महत्व और प्रचार के कारण शासित जाति के भाषा और साहित्य दब जाते हैं, किंतु भाषा और साहित्य के उदयोपात से जाति के उदयोपात का एक प्रकार का समवाय संबंध होता है। अतः पर राज्य में शासित जाति के उदय का एक मुख्य कारण दब जाता है, किंतु स्वराज्य में चाहे वह किसी भी रूप में हो ऐसा नहीं होता। पर राज्य का शासित जाति से अर्थ वैपर्य स्वाभाविक होता है, वह बिना दोनों में से एक का नाश हुए जा नहीं सकता, किंतु स्वजातीय कुराज्य का अर्थ वैपर्य होता है कृत्रिम उपायों से वह चला जाता है। पर राज्य में शासित जाति में प्रतिभा और दैशिक धर्म का उदय नहीं होने पाता, और कदाचित हुआ भी तो बहुत दिनों तक स्थिर रहना कठिन हो जाता है। शासित जाति के आशारूप पुरुष रत्न पर राज्य की कोपाग्नि में भस्म कर दिए जाते हैं। शासित जाति के आशारूप पुरुष रत्न पर राज्य की कोपाग्नि में भस्म कर दिए जाते। तो अंग्रेजों का राज पूरा बता रहे, और आज भी यही होते थे। उनके भस्म से उस जाति के कुलंकष पुरुष धामों के लिए खाद बनाई जाती है, उसी से खाद बनती है, मोटिवेशन मिलता है सबको। किंतु स्वराज्य में चाहे कैसा ही भ्रष्ट हो, जाति में प्रतिभा और दैशिक धर्म के संस्कार बने रहते हैं। उनके थोड़े भी उदय होने से देश की काया पलट जाती है। गई हुई श्री का पुनरावाहन हो जाता है। श्री का और श्री का अलग अलग है। यह स्पष्ट है कि स्वराज्य में प्रत्येक उत्तर राज्य की अपेक्षा पूर्व राज्य श्रेष्ठ होता है। अतः ब्राह्म राज्य सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। साम्यवादियों का अर्थात वर्तमान सोशलिस्टों का अथवा बोल्शेविकों का आदर्श भी यही राज्य है। किंतु प्रश्न यह है कि इस काल में ब्राह्म राज्य क्या साध्य हो सकता है। किसी बात की साध्यता अथवा असाध्यता उसके देश काल निमित्तों पर निर्भर होती है।
यह प्रत्यक्ष है कि इन दिनों सर्वत्र देश काल निमित्त आसुरी संपद में बने हुए हैं। चाहे संसार रूपी रंग में प्रतिष्ठित हुई यूरोप की कर्म संग की धधकती हुई ज्वाला ली जाए, अथवा उस रंग से निष्क्रांत हुए एशिया की तंद्रा का भस्म चे लिया जाए, सर्वथा यही जान पड़ता है कि संसार में दिन प्रतिदिन दैवी संपद का ह्रास हो रहा है। आसुरी संपद की वृद्धि यहाँ तक हो चुकी है कि इन दिनों राजा प्रजा में घास की लकड़ी के लिए, पिता पुत्र में दाय भाग के लिए, जायापति में अन्न वस्त्र के लिए मुकदमेबाजी होने लगी है। तो उस समय होना शुरू हो गई थी। और क्या। और आज तो बहुत बुरा हालत है। वो आगे ही बढ़ता जाता है, वृद्धि गति ही है, उसका कोई उपाय तो किया नहीं गया, उल्टे उस अग्नि में ईंधन डालने का काम ही तो हो रहा है। अभी भी अग्नि में ईंधन ही डाला जा रहा है। और क्या कर रहे हैं, सब व्यक्ति केंद्रीय, कानून व्यक्ति केंद्रीय, व्यवस्था व्यक्ति केंद्रीय, अर्थार्जन व्यक्ति केंद्रीय, सब अधिकार व्यक्ति केंद्रीय। तो फिर क्या होगा, वो ईंधन ही तो है सबसे बड़ा। अर्थ केंद्रीय जीवन रचना, ईंधन ही तो है बड़ा। अर्थ का मान है, अर्थ का ही प्रयोजन है। व्यवसाय भी सारे अर्थ के लिए ही किए जाते हैं, विद्या भी अर्थ के लिए, संस्कार भी अर्थ के लिए, धर्म कार्य, धर्म के अनुष्ठान सारे अर्थ के मानक पर ही नापे जाते हैं। सारा अर्थ के निमित्त से आउटसोर्स करना, शिक्षा भी आउटसोर्स करना, संस्कार भी आउटसोर्स करना, कर्मकांड भी आउटसोर्स करना, पैसे से हो जाता है। पैसा दे तो ऑनलाइन अभिषेक हो जाएगा महादेव पर वो करेंगे, आपको ऑनलाइन जोड़ेंगे। तो फिर ये ईंधन ही तो है, बहुत बड़ा भट्टा है और उसमें बहुत बड़े बड़े ईंधन समिधा डाली जा रही हैं। तो उस समय था, उससे भी अधिक हो गया ना अभी। और जो उपाय किए जाते हैं वो हिटिंग द मार्क नहीं है, जो किए जाने चाहिए वो नहीं, इधर से उधर से कुछ किए जाते हैं। जैसे अभी शिक्षा, तो शिक्षा भी एक बहुत बड़ा ईंधन ही है, इसमें ऐसा ही सिखाते हैं, विकास की परिभाषा वही है, परंतु उसमें बीच में से उपाय क्या, IKS। अब IKS बेचारा उसमें कोई लेना देना नहीं, तो छद्म उपाय हुआ ये। नाम तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु उसका रूप तो बिल्कुल मूल है ही नहीं, सही है ही नहीं। तो लगता है कि हमने तो भारतीय शिक्षा की सेवा कर दी, उसकी व्यवस्था कर दी, लेकिन उसके लिए कोई किसी भी प्रकार की शैक्षिक अनुकूलता है नहीं, व्यवस्था की अनुकूलता है नहीं, कोई करने वाला है नहीं, जो दायित्व लेने वाला कोई है नहीं। तो वो होगा कैसे? पैसा उसके लिए आवंटित कर दिया, विभाग बना दिए यूनिवर्सिटीज़ में, परंतु व्यक्ति के बिना होगा कैसे? एक के ऊपर एक विभाग खोलते जाते हैं, एक के ऊपर एक विभाग है। और सारा IKS का जो कोऑर्डिनेटर है अखिल भारतीय, वो इंदौर IIT में प्रोफेसर हैं, और उन्होंने अपने सारे केंद्र सारी IITs को ही दे दिए हैं। वह IIT को IKS से क्या लेना देना है? दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वही सब संचालन कर रहे हैं। संचालन किस बात का करेंगे? जो पैसा आवंटित किया है उसका, और कार्यक्रम दिया है उसका। भारतीयता और भारतीय ज्ञान से क्या मतलब उनका? तो ऐसे किया जाता है। जो विषमता बढ़ती जाती है वो ऐसे बढ़ती जाती है कि मूल में जाकर उपाय नहीं करना। शरीर पर सारे फोड़े हो गए हैं, तो उसके ऊपर ड्रेसिंग करते रहना,
रक्त शोधन का प्रयास नहीं करना। मूल रक्त अशुद्ध हुआ है, इसलिए ये फोड़े हुए हैं। तो फोड़े की मलम पट्टी करने से वो तो आज ये ठीक हो गया तो दूसरी जगह निर्माण होगा। समस्या रक्त ना शोधन किया तो ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे और निःशेष होते जाएंगे। वो तो तय वैद्य और चिकित्सक करेगा ना, इनके पास वैद्य और चिकित्सक है ही नहीं। है ही नहीं। इनके सब पास मरहम पट्टी करने वाले हैं तो मरहम पट्टी बस करवा रहे हैं मलम बस। पट्टी कर रहे हैं। तो रक्त तो अधिक से अधिक विषैला होता जा रहा है, इसलिए वो और बढ़ गई समस्या। हम स्वाधीनता दिवस को एक माइलस्टोन मानते हैं, अरे भाई स्वराज्य प्राप्ति के बाद, लेकिन वो बाकी सारा तो कुछ बदला ही नहीं। बाकी सारा उपाय वही का, संकल्पना विकास की संकल्पना वही की वही रही, दृष्टि वही की वही रही, व्यवस्था वही की वही रही, संविधान वैसा ही है, न्याय संहिता वैसी की वैसी है, अर्थ नीति शिक्षा नीति वही की वही है, समाज नीति वही की वही है, तो कैसे बदलेगा? इसलिए ये विराट अध्याय में राज्य व्यवस्था है, फिर ये आएगा अर्थव्यवस्था आएगा। तो कितना सरलता से बता दिया कि बस दैवी संपद, हाँ, दैवी संपद बढ़ाइए, हाँ। चिति जागृत होगी, चिति से विराट बनेगा। तो ये आज आसुरी संपद के ही सारे उपाय हो रहे हैं ना, आसुरी संपद बढ़ रही है, तो हम आसुरी शब्द भूल गए, संपद बढ़ रही है बस। जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की होगी, महाविद्यालय इतने होंगे, ऐसे संस्थान जो हैं उनकी संख्या, वालों की संख्या बढ़ेगी, स्टार्टअप शुरू हुआ, ऐसे वो आसुरी शब्द भूल गए, संपत्ति ही ध्यान में रहा। लेकिन है वह आसुरी संपत्ति, ऐसा है। इसलिए विराट अध्याय के बाद दैवी संपत्ति योग क्षेम विभाग आएगा कि ये सब होगा कैसे। आसुरी का अभी तो वर्चस्व है, दैवी होगा कैसे। और आसुरी संपत्ति तो बंधन के लिए है, नाश के लिए है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, तो बंधन के लिए है आसुरी संपत्ति। तो हमारे असुरों के पास बल था, धन था, कला थी, कारीगरी थी, पराक्रम था, शस्त्र थे, अनुसंधान की क्षमता थी, नए नए शस्त्र निर्माण करना ये भी था, सब कुछ था, केवल आसुरी वृत्ति थी सारी। इसलिए ये सारा होने के बाद भी सब विनाशक है। अभी दैवी संपत्ति के पास इतना बल नहीं है, इतना पराक्रम नहीं है, इतने शस्त्र नहीं है, इतने शास्त्र भी नहीं है, इतनी विद्याएं नहीं है, सब नहीं है। लेकिन दैवी संपत्ति की सुरक्षा हुई तो ये सब बढ़ेगा। तो कभी दैवासुर संग्राम तो होना ही होना है, तो हमेशा होता ही रहा है। और इस बार तो देवों की भारी कमी है, असुरों की। हाँ, असुरों का जोर ज़्यादा है। और जो अपने आप को दैव मान रहे हैं उनमें भी कितना दैव है ये भी संशय है। छद्म। तो सारे असुर, पहले तो असुर थे तो बहुत विकराल ऐसा रूप होता था, आज तो असुरों का भी बहुत सुंदर सुहाना ऐसा रूप है, आकर्षक है सारा। वो बन के आ गई हैं। हाँ, शूर्पणखा सारी और कालनेमी। हाँ।
एक और तो देश काल निमित्त ऐसे आसुरी संपद में, और दूसरी ओर ब्रह्म राज्य का मूल तत्व समष्टि दैवी संपद। अतः इन दिनों ब्रह्म राज्य साध्य नहीं हो सकता। यह राज्य केवल सतयुग में होता था। धर्म के चारों चरण वर्तमान थे। इन दिनों जबकि धर्म के 3 चरण बिल्कुल कट चुके हैं और चौथा चरण भी बहुत कट चुका है, तो साम्यवादियों की कल्पना कहाँ तक कार्य में परिणत हो सकेगी, इसमें संदेह है। कल्पना उनकी निसंदेह उत्तम है। साम्यवादियों की कल्पना कहाँ तक कार्य में परिणत हो सकेगी, इसमें संदेह है। कल्पना उनकी निसंदेह उत्तम है, ठीक है। यानी कल्पना तो उत्तम है, लेकिन वास्तविकता में परिणत होगी या नहीं, ये नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी, धर्म के चौथा चरण कट जाने के बाद भी संदेह है। अपरंच सारी समाज को दैवी संपद में बनाने की अपेक्षा कुछ व्यक्तियों को वैसा बनाना बहुत सुकर और सुसाध्य होता है। यदि ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बाद में बताती हूँ, फिर से एक बार पढ़ें। अपरंच सारे समाज को दैवी संपद बनाने की अपेक्षा कुछ व्यक्तियों को वैसा बनाना बहुत सुकर और सुसाध्य होता है। यदि कुछ व्यक्तियों को दैवी संपद में बनाकर शासन उनके हाथ में दिया जाए और उनकी नीति का प्रचार किया जाए, तो फिर लोगों को ब्रह्म राज्य की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त असात्विक समय में प्रतिनिधान पद्धति से जो शासन होता है, उसमें आसुरी और राक्षसी प्रकृति के मनुष्यों के आगे आने और दैवी प्रकृति के मनुष्यों के पीछे पड़ने की संभावना अधिक होती है। आज की लोकतंत्र की स्थिति ऐसी ही है ना, आसुरी एकदम चुने जाते हैं, वो सुलभ हैं। दैवी तो पहले चुनाव ही नहीं जीतते, पीछे रह जाते हैं। और जीत भी लिया तो उनकी कोई तूती नहीं चलती। अन्यथा यदि एक व्यक्ति के हाथ में हो और भ्रष्ट होने से प्रजा से उसका अर्थ वैपर्य हो जाए, तो थोड़ा सा प्रयास करने से राज्य सुधर सकता है। यदि राज्य बहुत हाथ में हो और भ्रष्ट होने से उनका प्रजा से अर्थ वैपर्य हो जाए, तो बहुत यत्न करने से भी राज्य को सुधारना कठिन हो जाता है। ये संसद, ये बीजेपी या कोई भी अच्छी पार्टी ठीक नहीं, माने 140 करोड़ लोगों को ठीक ही नहीं कर सकती। इन्हीं बातों का विचार करके हमारे देशिकाचार्यों ने राज्यों के रूपों में परिवर्तन करने की अपेक्षा शासकों की दैवी संपद परंपरा को उत्पन्न करना अभीष्ट समझा। जब कभी राजा वेणु के समान कोई कुशासक उत्पन्न हो जाता था, तो उसका वध कर देते थे, किंतु शासन को अपने हाथ में नहीं लेते थे। जब राजा पृथु के समान शासक को उत्पन्न करके राज्य उसे सौंप देते थे। भगवान जामदग्नि ने चाहे 21 बार उपद्रवी राजाओं का वध किया, किंतु राज्य का रूप कभी नहीं परिवर्तित हुआ। और शासन अपने हाथ में नहीं लिया। और अभी हो तो तुरंत तख्ता पलटते हैं, चढ़ जाएंगे। इसलिए जो धर्माचार्य हैं, ज्ञानाचार्य हैं, वे शासन नहीं करेंगे, योग्य शासक निर्माण करेंगे। चाणक्य ने अपने हाथ में नहीं लिया शासन, चंद्रगुप्त के हाथ में ही दिया। नहीं तो चंद्रगुप्त से अनेक गुना वो अधिक राजनीति जानते थे, अधिक शस्त्र नीति जानते थे, अधिक धर्म नीति जानते थे। उन्हें सब कुछ चंद्रगुप्त से अनेक गुना श्रेष्ठ था, तो भी उन्होंने राज्य शासन अपने हाथ में नहीं लिया। शासन तो चंद्रगुप्त को ही दिया। और प्रशासन के प्रमुख भी वो राक्षस को बनाने के लिए उन्होंने सर्व प्रकार के साम दाम दंड भेद सब उपाय अपनाए। कहने का तात्पर्य यह है कि इन दिनों ब्रह्म राज्य की अपेक्षा दैव और मानव राज्य अधिक सुकर और सुसाध्य है। यह स्मरण रखना चाहिए कि छोटे देशों के लिए मानव राज्य
और बड़े देशों के लिए दैव राज्य उत्पन्न होता है, वो सर्वोत्तम होता है। छोटे देशों के लिए मानव राज्य, मानव राज्य, और बड़े देशों के लिए दैव दैव राज्य। राज्य। तो भारत के लिए दैव राज्य चाहिए, बड़ा देश है। तथा ये जो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि डेमोक्रेसी सब जगह डेमोक्रेसी, तो वो तो आवश्यक ही नहीं। कितना मिथ्या है, कितना मिथ्या। मैंने सिंपल लॉजिक, सीधा साधा तर्क भी इसको मान्य नहीं करेगा, क्योंकि लेकिन तर्क ही नहीं करते, बोलने के लिए तैयार नहीं। ऐसी कितनी बातें हैं जिनके बारे में चर्चा करना अपराध है, जैसे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की शिक्षा, बोलना अपराध है बिल्कुल। धर्म शिक्षा, ऐसे ये लोकतंत्र बोल ही नहीं सकते, इतनी विपरीत स्थिति हो गई। आप चर्चा के लिए चर्चा भी नहीं कर सकते। अब्राहमिक थिंकिंग, ब्राह्मिक थिंकिंग ये तो है कि आप बोलने ही नहीं दोगे इस विषय पे, तो क्योंकि इस विषय पे तो ऐसा ही बोल सकते हो। हाँ, तो इतनी इतनी विपरीत स्थिति है कि आप लोकतंत्र, डेमोक्रेसी बोल ही नहीं सकते, वर्ण व्यवस्था बोल ही नहीं सकते, जाति बोल ही नहीं सकते। इसमें से मार्ग निकाल कर प्रकट होना है, चिति का प्रकट होना, विराट का उदय होना, ये इसलिए कठिन है। ये छद्म परिस्थिति, इसी को विकास 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 कहना। राज्य भी वही बोलता है, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, स्त्रियों का 50% आरक्षण। तो कभी भी एकात्म कुटुंब नहीं होने देंगे, पति पत्नी का मिलकर एक कार्य कभी नहीं होने देंगे। स्त्री का स्वतंत्र, पुरुष का स्वतंत्र, तो कुटुंब बनेगा ही नहीं। तो कुटुंब एकात्म बने, इसलिए व्यवस्था भी उसके अनुकूल होनी चाहिए ना। वंश परंपरा से व्यवसाय कभी होने ही नहीं देंगे। कुटुंब का बैंक अकाउंट, व्यक्ति का नहीं, कभी होने ही नहीं देंगे, मन में भी नहीं बैठने देंगे। अब तो तय धीरे धीरे जो हिंदू जॉइंट फैमिली का जो अकाउंट था उसे भी कह रहे हैं कि बंद करेंगे, व्यक्ति केंद्रीय करेंगे। जबकि हमारे यहाँ उत्तम व्यवस्था में पुरुष सारे बाहर जाकर अर्थार्जन करेंगे, यदि बाहर जाकर करना है तो, परंतु खर्च करने का माने उसकी व्यवस्था करने का अधिकार तो गृहिणी का है। तब संतुलन रहता है, पैसा कमा कर लाओ, स्त्री के हाथ में दे दो। ऐसे वर्गीकरण, दायित्व का वर्गीकरण ऐसे होता था विभाजन, कि संतुलन बना रहे हमेशा। जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि 2 भाइयों में संपत्ति का बंटवारा होना था, पिता की संपत्ति का बंटवारा। अब ये बंटवारे में तो बड़े झगड़े होते हैं, समान बंटवारा होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ उसका सकारात्मक रूप था कि छोटे भाई को लगता था कि बंटवारा यदि बड़ा भाई करेगा तो खुद कम लेगा, मुझे ज़्यादा देगा। और बड़े भाई को भी लगता था कि छोटा भाई बंटवारा करेगा तो वही करेगा, मुझे ज़्यादा देगा, वो कम लेगा। तो क्या करना फिर? तो किसी समझदार व्यक्ति के पास गए, तो उन्होंने बहुत सरल उपाय बताया। ऐसा करो, जिसको भी करना है, एक भाई बंटवारा करे, दूसरा भाई प्रथम उसमें से अपना भाग ले ले। तो अपने आप वो भय के कारण से कि ये तो कम ले लेगा, मेरे लिए ज़्यादा रहेगा, तो वो समान ही करेगा।
कितना सरल उपाय था। कितना सरल उपाय है कि एक का बंटवारा करो, दूसरा चयन करो। ऐसे पुरुष कमा कर लाएगा, स्त्री उसकी व्यवस्था करेगी। और पारिवारिक व्यवसाय में तो घर के सब लोग व्यवसाय में सहभागी है। कौन ज़्यादा करता है, कौन कम करता है, ऐसा होता ही नहीं है। संतुलन बना रहता है। ऐसा है। तो ऐसे आज एक भी व्यवस्था दैवी संपत्ति के अनुकूल नहीं है, और इतनी इतनी गहरी विपरीत है कि आप उसके बारे में चर्चा भी नहीं कर सकते। इतना अपराध बोध निर्माण हो जाएगा। ये जाति की बात कर रहे हैं, ये स्त्रियों की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात कर रहे हैं। नए आंदोलन शुरू, व्यवस्था है स्त्री सशक्तिकरण, और कुटुंब निर्माण करेंगे नहीं, स्त्री सशक्तिकरण करेंगे, जो कभी होगा नहीं उसके बिना। सशक्तिकरण होगा नहीं। स्त्री मुक्ति, स्त्रियों के समान अधिकार, स्त्रियों के लिए आरक्षण। चलो, इसमें तो ये आपने कहा था, इस बिंदु पे बाद में बात करेंगे। हाँ, अपरंच सारी समाज को दैवी संपद बनाने की अपेक्षा हाँ, कुछ व्यक्तियों को हाँ, वैसा बनाना मैंने- बहुत सुकर और हाँ, सुसाध्य होता है। हाँ, मैंने वही कि 140 करोड़ जनसंख्या को आप सद्गुणी मत बनाओ, सत्ता मत दो। एक व्यक्ति को दैवी संपद योग्य बनाओ। मैं पुनरुत्थान में, मैं वो यही संदर्भ था, पुनरुत्थान में खूब कार्यकर्ता जोड़ो, सबका प्रबोधन करो, सबको इस कार्य के योग्य बनाओ, ये संभव नहीं है। एक व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 10 हो सकते हैं तो ठीक, नहीं तो 5 व्यक्ति, 5 हो सकते हैं तो ठीक, नहीं तो 3 व्यक्ति, नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति को इतना सक्षम बनाओ कि उसके हाथ में आप पुनरुत्थान की बागडोर दे सको। बाकी आप 50 लोगों को करने जाएंगे तो होगा नहीं। अगर परंपरा आगे चलाना है तो एक उत्तराधिकारी चाहिए। 50 नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए। 10 हो सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो सकते तो उत्तराधिकारी स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण है। और अब मिनिमम पर आए तो क्या होगा, एक तो होगा ना। तो अनेक की अपेक्षा एक को तैयार करना, एक को सक्षम बनाना, यह हमेशा अधिक व्यावहारिक होता है। वो इसका अर्थ है। देखो अब वो वाक्य फिर से पढ़ो। सारी समाज को दैवी संपद बनाने की अपेक्षा कुछ व्यक्तियों को वैसा बनाना सुकर होता है। कुछ व्यक्तियों को, इसलिए लोकमत परिष्कार ये एक विभाग होगा, परंतु कुछ व्यक्तियों को पुनरुत्थान आंतर बाह्य 100% समझा है और उसके प्रति पूर्ण निष्ठा है और उसके अनुरूप योग्यता और क्षमता है, ये करना अधिक उपयुक्त है। दोनों प्रकार की क्षमता है तो दोनों करो, परंतु दोनों नहीं और एक करने की क्षमता है तो ये करो। इसीलिए ताई बड़े बड़े ऋषि होते थे, उनके भी बाकी तो पूरा आश्रम होता था, किंतु वो कार्य एक या दो पर करते थे। एक या दो पर करना। स्वराज्य और परराज्य से भिन्न एक तीसरे प्रकार का राज्य होता है जो प्रधान और अधीन राज्यों के संयोग से बना होता है। ऐसा राज्य द्वंद्व राज्य कहा जाता है। द्वंद्व राज्य 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और अधम। जिस द्वंद्व राज्य में प्रधान और अधीन राज्यों में सख्य भाव होता है, प्रधान राज्य अधीन राज्य से नियत समय पर केवल कुछ उपायन लिया करता है। इसके अतिरिक्त अधीन राज्य पूर्ण स्वतंत्र होता है, उसको उत्तम द्वंद्व कहते हैं। जैसे चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो प्रधान हैं,
परंतु सामंत सारे उसके अधीन हैं। परंतु सामंतों को अपना राज्य चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जैसे राम की विजय हुई लंका पर, तो राम ने लंका को अपने अधीन नहीं बनाया, परंतु विभीषण को दे दिया, पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। अधीन तो है, वो द्वंद्व राज्य तो है, परंतु विभीषण को पूर्ण स्वतंत्रता है। हाँ, कुछ ये भी ऐसा ही है, कुछ रॉयल्टी जैसे लेते हैं ना, जैसे सुग्रीव को दे दिया उसका राज्य, किष्किंधा दे दिया। अंगद का ही राज्याभिषेक किया, लक्ष्मण का नहीं किया या शत्रुघ्न का नहीं किया। लेकिन फिर भी राम चक्रवर्ती सम्राट ही रहे। तो अपने देश में बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके राज्य की सीमाएं बहुत विशाल थी। कश्मीर का ललितादित्य मुक्तापीठ था, तो ठेठ सऊदी अरब, इजराइल, तब तक उसका राज्य था। इधर उत्तर प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, आज की भाषा में बात करें तो इतना बड़ा राज्य था, ऊपर मॉस्को तक और ऐसे यहाँ तक। केवल हिमालय के पार नहीं गए। चीन कभी भारत के अधीन नहीं रहा, परंतु बाकी सारा ललितादित्य मुक्तापीठ के इसमें था। तो वो सम्राट था, परंतु ये सारे राज्य, सामंती राज्य, सब स्वतंत्र थे, अपना अपना राज्य स्वयं चलाते थे। इसी प्रकार से अपने देश में 500 कितने विलीनीकरण हुआ, तो कितने 567 या इतने राज्य थे। तो स्वाधीनता हुई तो केवल ब्रिटिश इंडिया स्वाधीन हुआ, परंतु बाकी तो सब राज्य स्वतंत्र हो गए। अब सोचो कि 1947 15 अगस्त को हुआ क्या था। सारे राज्य स्वतंत्र हो गए थे, बस चक्रवर्ती सम्राट नहीं था, सब स्वतंत्र थे। तो अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती और ये सरदार पटेल ने विलीनीकरण नहीं किया होता, तो अभी कोई न कोई चक्रवर्ती सम्राट होता, कोई न कोई छोटे माने पूर्ण भारत का एक छत्र शासन करने वाले नहीं होते। तो असम में होते, कश्मीर में होते, कोचीन, त्रावणकोर कोचीन में होते, कर्नाटक में होते, जैसे विजयनगर का साम्राज्य था, ऐसे 5-7 हो जाते राज्य। परंतु पाकिस्तान खोना नहीं पड़ता, अफगानिस्तान नहीं जाता, ईरान, इराक इसमें होता, म्यांमार इसमें होता, इंडोनेशिया इसमें होता, सब इसमें होता। और सबको समान सूत्र में बांधने वाली संस्कृति एक होती, क्योंकि 51 शक्तिपीठों में से कितना पाकिस्तान में भी हैं, तक्षशिला पाकिस्तान में है। तो ये राज्य शासन व्यवस्था बदल गई है, इसके संकेत बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कोई किसी को विचार करने का सूझता ही नहीं है। एक ठोक पीट कर कह दिया है डेमोक्रेसी सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था। तो क्या किया वे, राज्यों का विलीनीकरण किया, और कुछ समय के बाद उनका प्रिवी पर्स भी खत्म कर दिया। अब सारे राजा हैं वो नाम मात्र के राजा रहे। अभी भी प्रजा में थोड़ा बहुत तो राजा के प्रति ये भाव है। जैसे ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज ही कहे जाएंगे, फिर भी उनको सामान्य व्यक्ति बना दिया, राजा को भी। और ये भाव ये कर दिया कि राजा तो बड़े विलासी होते हैं और प्रजा का शोषण करते हैं, और आप खुद होते हैं सर्वमुख हत्यार होते हैं, निरंकुश होते हैं,
इसलिए प्रजा का शासन अच्छा होता है। तो ये तो बहुत बड़ी क्रांति हुई। अरे वेद काल से 1947 तक राजा की ही तो व्यवस्था थी, और अच्छी चल रही थी, अच्छी चल रही थी, समाज का इतना पतन भी नहीं हुआ नहीं हुआ था। अभी क्या है ताई, जैसे उनमें से एक व्यक्ति या जो 20-30 व्यक्ति उनको दिखा दिए जाते हैं, वे सामान्य रूप से उनका सिंहासन ऊंचा ही होगा, वो जो वेशभूषा होगी वो शोभायमान ही होगी, क्योंकि उनका पद ही वैसा है। ठीक है, उसकी तुलना फिर किसान से, श्रमिक से, इनसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति श्रमिक जैसी वेशभूषा नहीं पहन सकता। और आज लोकतंत्र के नाम पे सब पहन रहे हैं तो उसको मान्य कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो द्वंद्वात्मक स्थिति भी आ गई उनके अनुरूप और शासन भी आ गया उनके अनुरूप। इसी तरह ताई प्रशासन में भी क्या है, धीरे धीरे यानी कि प्यून और सचिव एक जैसे, हाँ, कर्तव्य बढ़ाते जाओ और अधिकार घटाते जाओ। जैसे ये नहीं मानेंगे, व्यवस्था को सुविधा का नाम देकर के उसे हटाना, तो ऐसे उल्टा चलता है। माने जो पहली की भाषा में कहेंगे तो शूद्रों को ब्राह्मणों का अधिकार देना, शूद्रों को क्षत्रियों का अधिकार देना, वैश्यों को शासन का नियंत्रण करने का अधिकार देना। आज क्या शासन किसके हाथ में है? कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में है। चुनाव पैसे से जीते जाएंगे तो क्या होगा? वैसे ही होगा। और कौन राज्य करने वाले, कौन क्षत्रिय भाव वाले हैं? ये आएगा, इसमें चातुर्वर्ण्य का इतना सुंदर वर्णन है। हाँ, इसके बाद वही करेंगे। जिस द्वंद्व राज्य में प्रधान और अधीन राज्यों में सेव्य सेवक भाव होता है, प्रधान राज्य अधीन राज्य के कामों में हस्तक्षेप करता है और उसको अपनी इच्छानुसार चलाया करता है, उसको मध्यम द्वंद्व राज्य कहते हैं। इस राज्य के प्रधान राज्य को अधिराज्य और अधीन राज्य को अनुराज्य कहते हैं। अधिराज्य प्राप्ति के लिए राज्यसभा द्वारा अपना उत्कर्ष दिखाना पड़ता है। जिस द्वंद्व राज्य में प्रधान और अधीन राज्यों में सख्य भाव होता है और कुछ उपायन नहीं, ये बोले इस राज्य में प्रधान राज्य को साम्राज्य और अधीन राज्य को सामंत राज्य कहते हैं, जो आपने तय बताया, ये बीच में रह गया था। साम्राज्य चक्रवर्ती, सम्राट और सामंत। साम्राज्य प्राप्ति के लिए राजसूय द्वारा अपने में मध्यम वाला अधिराज्य और अनुराज्य और श्रेष्ठ वाला सामंत राज्य और साम्राज्य। भगवान विष्णु के सदृश गुण दिखलाने पड़ते थे। जिस द्वंद्व राज्य में प्रधान और अधीन राज्यों में भोक्तृ भोग्य भाव होता है, प्रधान राज्य के हाथ में ही सब अधिकार होते हैं, अधीन राज्य को नामात्र कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उसको द्वंद्व राज्य कहते हैं। उसको अधम द्वंद्व राज्य कहते हैं। इस राज्य में प्रधान राज्य को प्रराज्य और अधीन राज्य को उपराज्य कहते हैं। प्रराज्य की प्राप्ति के लिए राज्याभिषेक द्वारा अपनी शक्ति दिखानी पड़ती थी। तो ये अधम द्वंद्व राज्य है, इसमें लिखा नहीं है, बस उसको द्वंद्व राज्य कहते हैं। क्यों? उत्तम, मध्यम और अधम। हाँ, अधम हो जाएगा, ये इसमें लिखा नहीं है इसमें। द्वंद्व राज्यों के भी मुख्य हेतु दैवी संपद और विराट ही हैं। जब प्रधान राज्य में दैवी संपद का और अधीन राज्य में विराट का शेषांश अधिक होता है तो द्वंद्व राज्य उत्तम रूप में होता है। जब प्रधान राज्य में दैवी संपद की और अधीन राज्य में विराट की शेषांश की न्यूनता होती है तो द्वंद्व राज्य मध्यम रूप में होता है। जब प्रधान राज्य में आसुरी संपद का आधिक्य और अधीन राज्य में विराट के अवशेष का सर्वनाश हुआ करता है तो द्वंद्व राज्य अधम रूप हुआ करता है। द्वंद्व राज्य बहुधा 2 स्वराज्यों के संयोग से अथवा एक पर राज्य और एक स्वराज्य के संयोग से अथवा 2 पर राज्यों के संयोग से बनते हैं, जिनमें एक प्रधान और दूसरा अधीन राज्य होता है। किंतु कभी कभी
प्रधान राज्य अनेक भी हो जाया करते हैं। जिस स्वतंत्र राज्य में प्रधान राज्य अनेक होते हैं उसको सन्निपात राज्य कहते हैं। सन्निपात राज्य चिरस्थायी नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। हमारे दैशिक शास्त्र के अनुसार राज्यों का वर्णन हो चुका है। तुलना के लिए पाश्चात्यों के अनुसार भी राज्यों का वर्णन होना अच्छा था, किंतु अनेक कारणों से यह हो नहीं सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि पाश्चात्य दैशिक शास्त्र का मूलाधार है अरस्तु का पॉलिटिक्स। इसके अनुसार राज्य 6 प्रकार के होते हैं: मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, स्टेट, टेरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। जिस राज्य में डेमोक्रेसी को भी डेमोक्रेसी जिस राज्य में सार्वजनिक हित के लिए एक व्यक्ति शासन करता है वह मोनार्की जो हमारा है। जिस राज्य में अनेक किंतु अल्पसंख्यक सुयोग्य सज्जन शासन करते हैं वह अरिस्टोक्रेसी। उमराव का शासन। और मोनार्की में तो राम राज्य और सारे आएंगे। नहीं वो हमारा नहीं है। हाँ, ये हमारा नहीं है। का है। हाँ, किंतु हम अपने वाला करें, लेकिन वो मोनार्की की फिर तात्पर्य परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, परिवर्तित हो जाएगा। उनकी मोनार्की और हमारी साम्राज्य व्यवस्था, जो सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, बहुत अलग है, बहुत अलग है। जिस राज्य में सार्वजनिक हित के लिए प्रायः समस्त प्रजा शासन करती है वह स्टेट कहा जाता है। जिस राज्य में शासन का हित मुख्यतः समझा जाता है वह टिरेनी कहा जाता है, तानाशाह। जिस राज्य में धनवानों का हित मुख्य समझा जाता है उसे ओलिगार्की कहा जाता है। और जिस राज्य में निर्धनों का हित मुख्य समझा जाता है उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। देखा, उनकी ही व्याख्या के अनुसार डेमोक्रेसी निर्धनों का राज्य है। तो ये तो बाय नेचर ही द्वंद्वात्मक है। इन राज्यों में उत्तर 3 राज्य पूर्व 3 राज्यों के भ्रष्ट रूप होते हैं। वो बाद वाले भ्रष्ट हैं। इन 6 प्रकार के राज्यों में जो भेद है उसका मुख्य कारण है अधिकार भेद। जब अधिकार प्रजा के प्रतिनिधि रूप वंश परंपरागत एक मनुष्य के हाथ में होता है तो राज्य मोनार्की के रूप में होता है। जब अधिकार प्रजा के प्रतिनिधि रूप वंश परंपरागत अल्पसंख्यक अनेक मनुष्यों के हाथ में होता है तो राज्य अरिस्टोक्रेसी के रूप में होता है। जब अधिकार स्वयं प्रजा के हाथ में होता है तो राज्य स्टेट के रूप में होता है। जब अधिकार वंश परंपरागत एक स्वेच्छाचारी मनुष्य के हाथ में होता है तो यह राज्य टिरेनी के रूप में होता है। जब अधिकार धनवानों के प्रतिनिधियों के हाथ में होता है तो राज्य ओलिगार्की कहा जाता है। जब अधिकार गरीबों के प्रतिनिधियों के हाथ में होता है तो राज्य डेमोक्रेसी के रूप में होता है। अब देखो, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म दोनों हाथ में हाथ डालकर चलेंगे कि नहीं? दोनों को एक ही जैसे हैं, बस बाहर से शूर्पणखा और कालनेमी है। गिरगिट कह सकते हैं। जब चाहो वैसा रंग रूप बदल लिया। नष्ट करना हो तो साम्यवादी और दिखाना हो तो हम कल्याणकारी। उक्त 6 राज्यों के अतिरिक्त प्राचीन यूनान में एक और राज्य होता था जो यजनेट कहा जाता था। यजनेट राज्य में एक व्यक्ति किसी विशेष काम और नियत समय के लिए पूर्ण अधिकार देकर शासन करने के लिए चुन लिया जाता था और वह विशेष काम हो चुकता था और वह नियत समय बीत जाता था तो उस व्यक्ति के शासन का अंत हो जाता था। यजनेट। स्टेट राज्य में राष्ट्र जब बड़ा होता है तो प्रतिनिधान पद्धति को काम में लिए जाए बिना राज्य ठीक नहीं हो सकता। सब मनुष्यों के हाथ में शासन नहीं हो सकता, अतः प्रतिनिधियों के हाथ में शासन देना पड़ता है। राष्ट्र बड़ा होने से जब शासन प्रतिनिधियों के हाथ में होता है तो राज्य रिपब्लिक कहा जाता है। अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में भेद केवल इतना होता है कि अरिस्टोक्रेसी में प्रतिनिधि जन्म भर के लिए होता है, ओलिगार्की में प्रतिनिधि नियत समय के लिए होता है, अपरंच वे धनवानों के ही प्रतिनिधि होते हैं। डेमोक्रेसी में भी वे नियत समय के लिए होते हैं किंतु वे प्रतिनिधि निर्धनों के लिए होते हैं। रिपब्लिक में वे नियत समय के लिए होते हैं और प्रतिनिधि सबके होते हैं। फिर तो रिपब्लिक कुछ ठीक है सबसे। तो हमारा इसीलिए रिपब्लिक है ना। अब उक्त सब राज्यों का लोप हो गया है। पाश्चात्य दैशिक शास्त्र के अनुसार अब संसार में केवल 4 प्रकार के स्वराज्य और 3 प्रकार के परराज्य कहे गए हैं।
स्वराज्य जो इन दिनों पाए जाते हैं: राजतंत्र, परिमित राजतंत्र, प्रजातंत्र और संयुक्त राज्य। जिस राज्य में सब अधिकार वंश परंपरागत एक व्यक्ति अर्थात राजा के हाथ में होते हैं वह राजतंत्र कहलाता है। जिस राज्य में कुछ अधिकार प्रजा के हाथ में और कुछ अधिकार प्रजा प्रतिनिधि मंडली के हाथ में होते हैं और जब कोई महत्व का विषय उपस्थित होता है तो राजा और प्रजा प्रतिनिधि मंडली एक दूसरे की सम्मति लिया करते हैं तो राज्य परिमित राजतंत्र कहा जाता है। जिस राज्य में सब अधिकार प्रजा प्रतिनिधि मंडली के हाथ में होते हैं वह प्रजातंत्र राज्य कहा जाता है। जिस राज्य में कुछ अधिकार अपने हित के लिए मिले हुए राज्यों के अपने अपने हाथ में होते हैं और कुछ विशेष अधिकार सबके हित के लिए एक बड़े राज्य के हाथ में होते हैं वह संयुक्त राज्य कहलाता है। संयुक्त अमेरिका का राज्य, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सब राज्य अरिस्टोटल के राज्यों की लौट फेर से ही बने हुए हैं, यानी उसी को ऊपर नीचे करके बना दिया, कोई अलग से कुछ नहीं। यथा राज्य तंत्र, राज्य कहीं मोनार्की के रूप में होता है, कहीं टिरेनी के रूप में होता है। परिमित राज्य तंत्र में राजा मोनार्क अथवा टाइरेंट का अंश होता है। प्रतिनिधि मंडली कहीं अरिस्टोक्रेसी का अंश और कहीं ओलिगार्की का अंश, कहीं डेमोक्रेसी का अंश होता है। अरिस्टोक्रेसी अथवा ओलिगार्की अंश सरदार मंडली में होता है। स्टेट अथवा डेमोक्रेसी का अंश प्रजा प्रतिनिधि मंडली में होता है। प्रजातंत्र राज्य में कुछ अंश डेमोक्रेसी का और कुछ ओलिगार्की का होता है। इन दिनों यूरोप में एक राज्य की चर्चा हो रही है जो बोल्शेविक राज्य के नाम से कहा गया है। यह राज्य प्राय पब्लिक राज्य के ही समान है। रिपब्लिक में और इसमें भेद केवल इतना ही है कि रिपब्लिक में राज्य अधिकारियों के चुनाव में सम्मतियां केवल अर्थशालियों से ली जाती है। राज्य अधिकारियों का गौरव और वेतन भी विशेष होता है, किंतु बोल्शेविक राज्य में राज्य अधिकारियों के चुनाव की सम्मतियां सब लोगों से ली जाती है। गौरव और वेतन में राज्य अधिकारी और साधारण किसान अथवा श्रमिक में कुछ भेद नहीं समझा जाता। ये भी केवल नाम कहता है और क्या, वास्तव में नहीं। केवल कम्युनिज्म में समानता तो नाम आता, छद्म में समानता है, कोई समानता नहीं। जिसको मौका मिला वही चढ़, इसीलिए तो इसका अंत हो गया, क्योंकि दिखता अलग था, होता कुछ और था। बोल्शेविक राज्य इन दिनों रूस और हंगरी में स्थापित किया जा रहा है। लीलन और बेलाकुन नामक व्यक्ति इसके नेता बने हुए हैं। बोल्शेविकों के मतानुसार वर्तमान रिपब्लिक राज्य मृदुकोटि की ओलिगार्की समझे जाते हैं। इन दिनों पाश्चात्य देशिक शास्त्रानुसार पर राज्य 3 प्रकार के होते हैं: कॉलोनियल, प्रोटेक्टरेट, डोमिनेंट। कॉलोनियल, सारे अमेरिकन राज्य कॉलोनियल थे। भारत भी कॉलोनियल था, नहीं, भारत कॉलोनियल नहीं था। जब किसी परराष्ट्र में शासित जाति नष्टप्राय हो जाती है, शासक जाति के कुछ लोग उस राष्ट्र में बस जाते हैं। उन वहाँ बसे हुए शासक जाति के लोगों के हाथ में कुछ राज्याधिकार होते हैं और कुछ विशेष राज्याधिकार शासक जाति के अपने देशस्थ राज्य के हाथ में होते हैं। वह राज्य कॉलोनियल कहलाता है। यह था कनाडा का वर्तमान राज्य। अच्छा, कनाडा का वर्तमान राज्य। जब परराष्ट्र में कुछ राज्याधिकार शासित जाति के राज्य के हाथ में होते हैं और कुछ विशेष राज्याधिकार शासक जाति के राज्य के हाथ में होते हैं तो राज्य प्रोटेक्टरेट कहा जाता है। मोरक्को में फ्रांस का राज्य। जब परराष्ट्र में संपूर्ण अधिकार शासक जाति के हाथ में होते हैं तो राज्य डोमिनेंट कहा जाता है, यथा भारत में इंग्लिस्तान का राज्य। इस जर्मन युद्ध से एक नवीन प्रकार के मैंडेट नामक पर राज्य का नाम सुनाई दे रहा है। मैंडेट एक प्रकार का पंचायती राज्य होता है जिसमें अनेक प्रकार के राज्य मिलकर किसी परराष्ट्र का शासन करते हैं, किंतु शासन का विशेष प्रबंध उन मिले हुए राज्यों में से एक ही के हाथ में होता है। इन दिनों पर राज्यों में शासन प्रतिनिधि द्वारा हुआ करता है। प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है अपनी टीका टिप्पणी सहित उस अधीन परराष्ट्र की बाह्याभ्यंतरिक अवस्था की सूचना अपने होम गवर्नमेंट को देना। होम गवर्नमेंट इसी सूचना पर परराष्ट्र शासन विषयक नीति का सूत्रपात करती है, जिस सूत्र को वह प्रतिनिधि विस्तृत करके कार्य में परिणत करता है। कानून बनाने वाली सभा द्वारा उस सूत्र का विस्तार किया जाता है। न्यायालयों द्वारा उसका प्रचार किया जाता है।
सेना द्वारा उसका प्रभाव अखंड रखा जाता है। कानून और अदालत और फौज इन दिनों के पर राज्यों के आधार होते हैं। इन दिनों हवा कुछ ऐसी चली हुई है कि संसार में सब देश अपने राज्यों से असंतुष्ट है। डोमिनेंट राज्य में शासी जाति के लोग शासक जाति के लोगों से मिलकर एक नवीन प्रजातंत्र राज्य चाहने लगे हैं। ये संकेत कर रहे हैं कि ये भारत ऐसा ही है ना। हाँ। शासित जाति के लोग शासक जाति का के साथ मिलकर प्रजातंत्र चाहिए। प्रोटेक्टरेट राज्य के शासित जाति के लोग शासक जाति के हस्तक्षेप को अलग करके अपना स्वाधीन प्रजातंत्र राज्य स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। कॉलोनियल राज्य अपने मूल राज्य से संबंध विच्छेद करके स्वाधीन होना चाह रहे हैं। वो अमेरिकन सारे हो गए ना, स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र क्या वही थे ताई? नहीं, अमेरिका में फ्रेंच कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी, पोर्टुगीज कॉलोनी, ये सब कॉलोनियल राज्य ही थे। 1773 में स्वातंत्र संग्राम हुआ तो ये सब स्वतंत्र हो गए। फ्रेंच कॉलोनी ने फ्रांस से नाता तोड़ दिया, वो अमेरिका बन गया, ब्रिटिश अमेरिकन बन गए, सब अमेरिकन बन गए। मूल जो वहाँ के एबोरिजिनल्स थे उनको तो गुलाम बना दिया था। आज भी वो बहुत ही बेहाल है। हाँ, उनकी स्थिति सही नहीं है। हाँ, सही नहीं तो है। जिसको ये कह रहे हैं कॉलोनियल राज्य, बेसिकली वो है ही नहीं, वो दूसरों ने अपना बना लिया, अपने वाले तो चले गए। हाँ, चले गए। 1776 4 जुलाई 73, हाँ 76। अच्छा। राजतंत्र राज्यों का पतन सावन भादों के हिमचियों के समान धड़ाधड़ हो रहा है। सावन भादों के हिमचियों के समान। परिमित राजतंत्र राज्यों में राजाओं के अधिकारों का अस्ताचल चूड़ावलंबी भगवान मरीचि माली की हिमाद्री शिखर गत अंतिम लालिमा के समान सरासर संकोच होकर प्रजातंत्र राज्य के अंकुर दिखाई देने लगे हैं। वही अपने सारे राजा इस प्रकार से आलोचना के शिकार ही हो रहे थे उत्तरोत्तर। इसलिए उनके राज्यों का विलीनीकरण कर दो। ये मत बहुत प्रबल बन गया ना। प्रजातंत्र राज्य में अध्यक्ष और राज्याधिकारियों का क्षणिक ऐश्वर्य लोगों को अखरने लगा है। इतना ही नहीं, वर्ण सर्वत्र साहूकार और श्रमिक आपस में आषाढ़ के ऐरावत मेघों के समान टकराने लगे हैं। सर्वत्र बोल्शेविज्म अर्थात साम्यवाद के संस्कार दृष्टिगोचर होने लगे हैं। साम्यवाद निसंदेह बहुत अच्छी बात है, किंतु केवल तभी जब सर्वत्र बराबर सुख शांति, सर्वत्र परस्पर प्रेम और सहानुभूति हो, न कि तब जब सर्वत्र बराबर दुख, अशांति, सर्वत्र परस्पर द्वेष और असूया हो। पहले प्रकार का साम्य ब्राह्म साम्य और दूसरे प्रकार का साम्य पाशव साम्य कहा जाता है। हमारे आचार्यों के मतानुसार जब तक समाज में अर्थपरायणता और आसुरी संपद रहते हैं तब तक उनमें दैवी संपद समष्टिगत नहीं होती है। तब तक ब्राह्म्य साम्य असंभव होता है। अतः उन्होंने राज्य रूप की अपेक्षा राज्यत्व को महत्व दिया है, किंतु पाश्चात्यों ने राज्यत्व की अपेक्षा राज्य रूप को महत्व दिया है। हमारे और पाश्चात्य देशिक शास्त्रों में यह बड़ा भेद है, यानी मूल भेद ही है। हम राज्य का तत्व देते हैं, वो रूप। और आजकल वैसे ही व्यक्ति इतना छिछला हो गया है कि वो रूप देखता है, तत्व नहीं देखता है। इति दैशिक शास्त्रे विराडाध्याये राज्य विभागो नाम प्रथमानिकः। बड़ा अनिक है ये सबसे बड़ा आनिक यही है। तो अभी 90 पृष्ठ हो गए हैं थे। अच्छा। और ये जो आनिक है ये 25 पृष्ठ का था, इसलिए 3 इसके चलचित्र बने और 3 कक्षाएं हुई, नहीं तो हो ही नहीं पाता। अभी इसके बाद क्या है? अर्थायाम, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम। हाँ, समाज आपने कहा था ना वर्णाश्रम। वर्णाश्रम बहुत ही सुंदर विवेचन है वर्णाश्रम का। आज पूर्ण कर लेते हैं। कितने